नमस्कार दोस्तों, सुबह 10 बजे का वक्त है। वादे के मुताबिक आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं दिल्ली से छपने वाले करीब 12-13 अखबारों के बंडल के साथ। हर रोज़ मैं आपसे मिलता हूं 10 बजे। इन अखबारों में क्या छिपा, किस अखबार की हेडलाइन क्या है, किस अखबार की हेडलाइन के पीछे क्या जानकारी है, इन जानकारियों के साथ आपके सामने आता हूं। बताने की कोशिश करता हूं कि इन खबरों के मायने क्या है, मतलब क्या है। कुछ ऐसी चीज़ जो अतिरिक्त जानकारी मेरे पास होती है वो भी मैं बताता हूं हर रोज़ सुबह 10 बजे। आज भी मैं आपके सामने हूं और अपनी बात कहने से पहले आपसे एक आग्रह कि अगर आपने अजीत अंजुम के नाम से मेरा ये YouTube चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगेगा ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। आज बात शुरू करने से पहले आपको इतना बता दूं कि एक बड़ी और दुखद खबर है कि लालजी टंडन जो MP के राज्यपाल थे, यूपी के बड़े नेता थे, 85 साल उनकी उम्र थी, उनका मेदांता में निधन हो गया है। अब इस सुबह की एक बुरी खबर है। यहाँ से मैं शुरू करने से पहले जो अखबारों में क्या छपा, आज आपने क्या पढ़ा और आपके हिसाब से बड़ी खबर क्या है। मेरे हिसाब से 5-6 खबरें हैं। एक, विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से अगर कहें तो योगी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा। योगी सरकार ने 3 सदस्य की एक SIT बनाई थी, टीम बनाई थी, जिसमें एक IAS अफसर थे, 2 IPS अफसर थे, जो विकास दुबे एनकाउंटर कांड की जांच कर रहे थे। उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी जांच कमेटी की मियाद तय की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस एनकाउंटर को फेक बताते हुए कई याचिकाएं थी। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। बड़ी खबर वो है, उसमें क्या है वो बताऊंगा। पायलट को निकम्मा क्यों कहा अशोक गहलोत ने, उसका क्या मतलब है। पायलट को निकम्मा कहते हुए अशोक गहलोत ने कैसे कह दिया कि मैं बैंगन बेचने नहीं आया हूं। कोरोना के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक वैक्सीन बनाने का दावा किया, उसका क्या मतलब है। क्या वाकई ऐसी वैक्सीन खोजने में दुनिया कामयाब हो गई या ऑक्सफोर्ड कामयाब हो गया। यूपी में होम आइसोलेशन की बात है, कोरोना की मरीजों की तादाद 11 लाख पार हो गई है। ये सब तमाम खबरें। मैं शुरू करता हूं विकास दुबे से। विकास दुबे पर मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए थे। एक वीडियो आपको मौका लगे तो उस दिन का वीडियो देखिएगा जिस दिन विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था। रात का एक वीडियो है जिसका थंबनेल है कि विकास दुबे, ये रहा विकास दुबे के फर्जी एनकाउंटर के सबूत। करीब 10 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है। आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि दरअसल उस दिन हुआ क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने वही सारे सवाल खड़े किए हैं जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने भी, और फटकार लगाते वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी कहा है। और इस बीच आपको बता दें, गर्मी काफ़ी है बाहर। मैं कर तो टेरेस से रहा हूँ, लेकिन पसीने से मैं लथपथ हो रहा हूँ क्योंकि थोड़ी उमस है। और वैसा ही पिछले 4-5 दिन से मौसम का जो मिजाज है हम बदलते देख रहे हैं। फिलहाल खबर पर आते। पहली खबर ये है, मैं अमर उजाला से शुरू करता हूँ। विकास दुबे जैसे गैंगस्टर को जमानत मिलना तंत्र की नाकामी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और कैसे जमानत मिली ये भी सवाल है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट में जो 2 बड़े वकील के तौर पर, पक्षकार के तौर पर अदालत में थे, यूपी DGP की ओर से हरीश साल्वे और यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। और उसके बाद इन दोनों ने सरकार का बचाव करने की कोशिश की कि उसका, विकास दुबे का एनकाउंटर वक्त की ज़रूरत थी और पुलिस वालों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था। इसी पे कई सवाल पूछे। उसी सवाल में सुप्रीम कोर्ट में जब बताया जाने लगा, जो सरकार की तरफ से वकील थे, जब उन्होंने बताया कि कितना खतरनाक था विकास दुबे, 63 या 64 मामलों में वो आरोपी था और उसके बाद पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, जब ये सब बता रहे थे वकील, तो फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 64 मामलों में दुबे पर केस था तो वो जमानत पर या पेरोल पर बाहर कैसे था। ये बेल मिलना सिस्टम की नाकामी है। ये कहते हुए कहा दुबे से जुड़े फैसलों पर रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने तलब की। ये एक बड़ी बात है। और साथ में यही जो पूर्व जस्टिस और इनको शामिल करने की बात। अब मैं बताता हूँ इसमें जो खबरें हैं जो सुप्रीम कोर्ट, अब नवभारत टाइम्स में वही है, मत बताइए कौन है विकास, यूपी सरकार को कायम करना होगा कानून का राज। ये सारी खबर। अब जो इसमें 2 बातें, जब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार पर यह नहीं छोड़ना चाहिए कि वो किस जज को इस में शामिल करेंगे इस जांच टीम में ये सुप्रीम कोर्ट तय करे। ये जागरण की लीड है जिस पर इतने केस, उसे जमानत कैसे, ये जागरण की भी लीड है। जब ये कहा, एक याचिकाकर्ता के एक वकील ने कहा कि कमेटी में पूर्व न्यायाधीश और पूर्व पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के बारे में प्रदेश सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि कोर्ट को स्वयं उनका नाम तय करना चाहिए। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि आपका मतलब है कि पूर्व जस्टिस और पुलिस अधिकारी सरकार के इशारे पर काम करेंगे?
ऐसी फिजूल की दलीलें आप कैसे दे सकते हैं? अब इस दलील को खारिज किया और कहा कि आप नाम लाइए पूर्व न्यायाधीश, पूर्व जस्टिस और पूर्व डीजीपी लेवल का कोई अधिकारी। अब इस पे एक पर्सपेक्टिव है, एक एंगल है कि मैंने थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की कि कौन कौन से पुलिस अधिकारी और जज पहले इस एनकाउंटर को सही मानते रहे हैं। अब जैसे मैंने हालांकि वक्त कम होता है, सुबह का वक्त, इतना अखबार भी पढ़ना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ए.के. पटनायक ने का एक बयान देखा मैंने, दैनिक जागरण में छपा है और भी अखबारों में, जिसमें उन्होंने कहा गैंगस्टर कानून के शासन के लिए खतरा था, पुलिस की कार्रवाई सही है। एक तरह से पूर्व जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने एनकाउंटर को सही बताया कि ये कानून के लिए खतरा था, पुलिस की कार्रवाई सही थी। एक जस्टिस का बयान। दूसरा मैंने देखा कई पुलिस अधिकारी जस्टिफाई करते रहे एनकाउंटर सही था, जरूरत थी, कोई उपाय नहीं था। उसी में यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हैं, हम लोगों के परिचित हैं, हमारे साथ डिबेट करते रहे, परसों के वीडियो में भी मेरे साथ थे, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माना है कि पुलिस ने सही किया, ऐसे लोगों का ऐसे अंत होना चाहिए। ऐसा शायद उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कहा है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई कमेटी बनती है, जांच कमेटी, और उसमें एक विक्रम सिंह होते हैं, एक ए.के. पटनायक होते हैं और एक पुलिस अधिकारी को यूपी सरकार का कोई नुमाइंदा होता है, तो क्या इसमें इनके जो निजी विचार हैं, निजी राय है एनकाउंटर को लेकर, या सार्वजनिक तौर पर जो इनके विचार हैं जो पहले जग जाहिर हैं, क्या वो विचार कहीं उनकी रिपोर्ट को या वो जो बनाएंगे जांच के लिए जो भी टीम बनाएंगे, क्या उस पर फर्क पड़ेगा? मैं इनकी प्रतिबद्धता, निष्ठा, इस पर कोई शक या सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं। कई बार आपकी निजी राय अलग होती है और आप एक जिम्मेदार ओहदे पर आके ये जिम्मेदारी से आप कुछ अगर समिति बनाते हैं, उसके हिस्सा होते हैं, तो आपकी राय अलग होती है। लेकिन मैं सिर्फ एक स्थिति रख रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज इस एनकाउंटर के पक्ष में नहीं रहे, या ऐसा भी नहीं है कि डीजीपी नहीं रहे। कई लोगों के ऐसे बयान हैं। और उस एनकाउंटर में पेच क्या है और क्यों है? पेच ये है कि जिस ढंग से विकास दुबे को ले जाया जा रहा था, 3 गाड़ियां थी, एसटीएफ के 15-20 लोग थे, जिस गाड़ी में वो जा रहा था, कहा जा रहा है शुरू में उसको टाटा सफारी पर देखा गया जाते हुए, जो आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा ने दिखाया, आज तक पर वीडियो में दिखा, और बाद में उसको जब उसका एनकाउंटर हुआ है तब जो गाड़ी पलटी हुई है वो SUV 300 TUV माफ करें 300 है, जो महिंद्रा की गाड़ी है। अब उस पलटी हुई गाड़ी का वीडियो मैंने भी दिखाया, जिस गाड़ी में खिड़की दरवाजे बंद दिख रहे हैं, गाड़ी डैमेज नहीं दिख रही बम्पर को छोड़कर। कहा गया विकास दुबे जब गाड़ी पलटी, एसटीएफ के प्रेस रिलीज में जिसका पोस्टमार्टम मैं कर चुका हूं, कि गाड़ी पलटी, 5 पुलिस वाले चोटिल हुए, मूर्छित हो गए, अचेतावस्था में गए, और उसके बाद विकास दुबे जो हट्टा कट्ठा, मोटा, थुलथुल, पैर में रॉड की वजह से लंगड़ा भी था, वो न चोटिल हुआ न मूर्छित हुआ, इतना बुलंद हौसले का था कि उनका पिस्टल छिना। ये थोड़ा व्यंग्य में मैं बोल रहा हूँ। और पता नहीं खिड़की दरवाजे बंद दिख रहे थे, किधर से हवा की तरह निकल के भागा जंगल की तरफ, कीचड़ की तरफ, सड़क से नीचे। और उसके बाद पीछे जो गाड़ियाँ आ रही थी, कायदे से वो 25-50 मीटर के, 100 मीटर के दायरे में होना चाहिए था जब इतने बड़े अपराधी को ले जा रहे हैं। लेकिन पता नहीं वो कितनी देर से आया, कितनी देर में विकास दुबे भागा, कि भागकर 200-400 मीटर दूर पेड़ के पास पहुंचा और वहां गिर गया, और वहां उसने गोलियां चलाई, पुलिस ने 9 चलाई, 3 उसके सीने में लगी। ये सारे सवाल हैं जो सवाल मैं भी उठा चुका हूं, बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, क्योंकि 5 एसटीएफ के जवान मूर्छित हो गए, पिस्टल उनका छीन के भागा। और उसमें एक दिलचस्प बात, वो भी मेरे एक वीडियो में है, कि जिन जवानों को जो गाड़ी में थे, जो घायल हो गए, मूर्छित हो गए, चोटिल हो गए, और 2 पुलिस वालों को कहा गया कि उन्हें गोली लगी, हालांकि वो गोली छू कर निकल गई। और उसके बाद एक दिलचस्प खबर इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाया कि जिसे गोली छू कर निकल गई, पहले बोला लगी, बाद में शाम तक आया छू कर निकल गई, जिन्हें छू कर निकल गई वो पुलिस वाले अगले दिन दोपहर को हॉस्पिटल से, एक पुलिस वाला खुद मोटरसाइकिल चला कर गया, दूसरा पुलिस वाला उस दूसरे के पीछे सीट पर बैठ के गया, किसी मोटरसाइकिल वाले की। तो जिसे गोली छू कर निकली या गोली लग गई, जैसी खबरें जिसके लिए आई, वो ऐसे मोटरसाइकिल चलाकर या मोटरसाइकिल से जाता हुआ अगले दिन देखा गया, एक्सप्रेस में खबर थी। और घायल तो सब शाम तक निकल गए, उनकी क्या तकलीफ थी, किसी को पेट में दर्द था, किसी को सांस में तकलीफ थी, किसी को क्या तकलीफ थी, उस पर वीडियो में बना चुका हूं, वो भी देख लीजिएगा। तो ये सारे सवाल हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अब यही सवाल खड़े किए हैं। अब बहुत सारे लोग जो विकास दुबे के इस एनकाउंटर के पक्ष में हैं कि क्या गलत हुआ, उनके लिए सिर्फ मेरा एक सवाल है कि वो गैंगस्टर था, अगर उसने पुलिस पर गोली चलाई तो सही मारा, लेकिन
भारत का अगर ऐसा नहीं है, अगर फेक है, तो भारत का संविधान, कायदा कानून भी कुछ कहता है। अगर एनकाउंटर को ऐसे जस्टिफाई करें और ऐसे किसी को गोली मार दी जाए तो न न्यायिक प्रक्रिया की ज़रूरत है, न अदालत की ज़रूरत है, न कायदे कानून की ज़रूरत है, न ट्रायल की ज़रूरत है। दे दीजिए फैसला पुलिस को, जहां मर्जी हो, जिसको मर्जी हो पकड़े, गोली मार दे, अपराधी देखे गोली मार दे, तो फिर भारत की न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। फिर उसके बाद इसके कई मायने और कैसे होंगे वो देखिएगा। इसी में एक जस्टिस दीपक गुप्ता का बयान है, पहले का पूर्व जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा यह गलत है एनकाउंटर। इसी तरह से दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे आर एस सोढ़ी का मैंने देखा, उन्होंने कहा गलत है, लेकिन मैंने बताया कि जस्टिस ए के पटनायक का बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि ये पुलिस की कार्रवाई सही है। तो ये विकास दुबे पर है। और उसके बाद जो बड़ी दूसरी खबर है जिसमें मैंने शुरू में बताया, जो कोरोना के टीके को लेकर है, नज़र न लगे इस टीके को, कोरोना पर पहली जीत। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, आप देख पा रहे हैं। ये टीका वैक्सीन ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कैसे डेवलप किया है वो बताऊं। यही जो हेडलाइन है भास्कर की हेडलाइन है, जिंदगी का टीका दम का। बहुत अच्छी हेडलाइन है भास्कर की, ये आप देखें, जिंदगी का टीका दम का। अब ये इस खबर में क्या है कि जिसमें लिखा है भास्कर ने, कोरोना के खिलाफ जंग में दुनिया को ब्रिटेन से बड़ी खुशखबरी मिली है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का इंसानों पर पहले और दूसरे दौर का ट्रायल सफल रहा है, माफ करें। मेडिकल जर्नल में प्रकाशित नतीजों के अनुसार ट्रायल में वैक्सीन सुरक्षित मिली, इंसानों पर कोई खतरनाक दुष्प्रभाव नहीं है। ये सब जानकारियां हैं। दुनिया भर में कहां कहां वैक्सीन बन रही है उसके बारे में जानकारी है, कहां किस दौर में है, टेस्ट हो रहा है। उसके बाद भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार ने कहा आगे भी सब ठीक रहा तो दिसंबर से जनवरी तक हमें वैक्सीन मिल जाएगी, जिसमें भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक, देश के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा सब ठीक रहा तो दिसंबर से जनवरी तक वैक्सीन भारत को मिल जाएगी। ये खबर अच्छी खबर है। अगर देखिए पूरे देश में हाहाकार है, 11 लाख से ज़्यादा लोग पीड़ित हो रहे हैं। और इसी में भास्कर में जो मैं मानता हूँ कि अगर भास्कर में सबसे अधिक क्या कहें, सिलसिलेवार ढंग से भास्कर ही अखबार है जो आंकड़े दिखाता है। इस भास्कर के अखबार में अगर देखें तो ये आंकड़े हैं और इसमें भारत में कोरोना मरीज बढ़ने की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज, अमेरिका से दुगनी, ये सारी जानकारी भास्कर ने दी है, ये आप देख पा रहे हैं। अब इन जानकारियों की बात करें तो भास्कर में इस महीने मरीज 3.6% की दर से बढ़े, अमेरिका में 1.8% की दर से बढ़े और पूरी जानकारी है। और ये चिंताजनक है क्योंकि बिहार से जो खबरें आ रही है वो थोड़ी चिंताजनक है कि बिहार में हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा रहा, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले एडमिट कर नहीं रहे। हालांकि अब कहा जा रहा है शुक्रवार से होगा, सरकारी हॉस्पिटल में बेड नहीं है और बहुत दुर्दशा की स्थिति है। एक खबर इसी में छापा है, कोरोना के बाद रोजगार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा, लेकिन महामारी दौर में सियासी समीकरण जाति के इर्द गिर्द, ये खबर है। चलिए, लेकिन जो सबसे अहम खबर वैक्सीन के मामले में है वो खबर कई अखबारों की हेडलाइन है। हिंदुस्तान टाइम्स की भी वही हेडलाइन है, आप देख पा रहे हैं, ये हेडलाइन हिंदुस्तान टाइम्स की है। चूंकि वाकई बड़ी खबर है, सबकी दिलचस्पी इसमें होगी, लेकिन अभी हम बहुत उत्साहित ना हो क्योंकि ये प्राथमिक तौर पर जानकारी आई है। क्या होता है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं अभी 1-1.5 साल 2 साल और लगेगा क्योंकि इसका जब ह्यूमन टेस्टिंग होगा और उसके बाद पता चलेगा कि ये कितना इफेक्टिव है जब वो काम करने लगेगा। शुरुआती अच्छी खबर है। विकास दुबे में वही हेडलाइन जागरण में है, जिस पर इतने केस, उसे जमानत कैसे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा संस्थागत विफलता है ऐसे अपराधी को संस्थागत विफलता है ऐसे अपराधी को राहत मिलना। क्योंकि आप सबको पता होगा कि विकास दुबे बार बार अदालतों से छूटता रहा, तब भी छूटा जब उसने थाने में घुसकर एक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त एक बीजेपी नेता की हत्या की थी। और उसके बाद भी जो पुलिस वाले खुद चश्मदीद थे, 25 पुलिस वाले थाने में, उन लोगों ने भी गवाही नहीं दी, सब हॉस्टाइल हो गए और वो छूट गया। ऐसे एक प्रिंसिपल हत्याकांड में जमानत पर था, तो उसे लगातार कैसे जमानत मिली। मैं तो कहूंगा योगी सरकार को विकास दुबे के 20 साल के पूरे मामले, कैसे जमानत मिली, कैसे पुलिस वाले हॉस्टाइल हुए, किन किन परिस्थितियों में जमानत मिली, यहां थोड़ी न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठता है। संतोष शुक्ला हत्याकांड में जिस अदालत से उसे बरी किया गया वो जज साहब के रिटायरमेंट की आखिरी दिन थी, आखिरी फैसला था शायद। तो कई सवाल उठते हैं, क्या ये इन सवालों का जवाब कभी मिल पाएगा, ये सारे सवाल हैं। जागरण में यही खबर है। उसके बाद बाकी खबरों पे मैं आता हूँ। नवभारत टाइम्स मैंने बताया। हाँ, अब एक जो पायलट वाली खबर थी जो मैंने बताया आपको कि राजेश पायलट, माफ़ करें, सचिन पायलट को जिस ढंग से कल कहा अशोक गहलोत ने, अब सचिन पायलट के मामले में फैसला आज आना है।
क्या होता है उनकी किस्मत का फैसला ये आज पता चलेगा। लेकिन जिस ढंग से अशोक गहलोत ने कह दिया, हमेशा से जानता था पायलट निकम्मा और नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं सीएम बनकर आया हूँ। ये उन्होंने बहुत संगीन आरोप लगा दिए। पायलट ने भी सफाई दी है, एक विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगा दिया कि पायलट ने 35 करोड़ ऑफर दिए थे। ये सब बयानबाजियाँ आप लगातार देख रहे हैं। अब बात आती है कि अदालत में क्या होता है और उसके बाद फिर स्पीकर के पाले में गेंद जाएगी, लेकिन सबसे पहले अदालत। और ये पायलट और इनकी लड़ाई अब यहाँ तक पहुँच गई है कि मुझे लगता है वापसी का रास्ता नहीं है। अमर उजाला में ही अंदर के पन्ने पर विकास दुबे की एक और खबर, बिकरू कांड, विकास के खजांची ये देख पा रहे हैं। जय और प्रशांत को जेल भेजा। जय पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत दिलचस्प है। जय वाजपेयी नाम का ये शख्स जो पुलिस अधिकारी और कुछ और अधिकारियों के करीब, सत्ता के से जुड़े नेताओं के भी करीब रहा है। कुछ तस्वीरों पर मैंने वीडियो बनाया है। इसी में बनते बिगड़ते बिगड़ा जय का खेल। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है, बनते बनते कैसे बिगड़ा जेल गया, ठीक है, बिगड़ना ही चाहिए जेल, इसको तो उसी दिन जाना चाहिए जिस दिन एनकाउंटर के अगले दिन, जब पूरा मामला सामने आया, जब इसकी तस्वीरें आई, जब पता चला कि ये विकास दुबे का एजेंट है, खजांची है, फाइनेंसर है, उसके पैसे का खेल करता है और करोड़पति बन गया। पान की दुकान में पार्टनरशिप थी या छोटी मोटी नौकरी करता था 8 साल में। लेकिन अब बनते बनते कैसे बिगड़ा, कौन लोग थे जो इसका खेल बनाने और इसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, खबर यहाँ पर है, जो खबर नहीं आ रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि अखबार के लोग, रिपोर्टर उन खबरों को सामने लाएंगे जिससे पता चलेगा जय वाजपेयी के पीछे, जय वाजपेयी को बचाने वाले कौन लोग थे। ये खबर, उसके बाद मैं एक्सप्रेस में अगर आता हूं तो एक्सप्रेस में फिर वही खबर है, पायलट की लीड जो सब जगह है, लीडरशिप को लेकर जो पायलट और उसमें हंगामा है और पायलट को निकम्मा कहा, वही खबर है। पायलट ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है, वो एक खबर यहाँ पर है। आप पहले लीड ये देख लें। एक खबर है जो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी जम्मू कश्मीर को लेकर, प्रधानमंत्री, आप पढ़ पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने 7 नवंबर 2015 को श्रीनगर में घोषणा जो जम्मू कश्मीर के लिए की थी, राहत की, पैकेज की, फंड की, उसको लेकर है। हिंदी में बता रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 5 साल पहले जो फंड का ऐलान किया गया था, उसमें से सिर्फ 49% फंड आवंटित हुआ, जिसका इस्तेमाल 54 प्रोजेक्ट में हुआ, बाकी फंड आवंटित नहीं हुआ। एक इन्वेस्टिगेशन है, अच्छी खबर है। इसके अलावा वही है जिसमें जो एम्स के डायरेक्टर हैं गुलेरिया, उन्होंने कहा हो सकता है दिल्ली ने पीक अचीव कर लिया हो, तो अभी इसका आकलन किया जाना बाकी है। एक जो दिलचस्प खबर है यहाँ, ये खबर है संजय जैन को लेकर। वही संजय जैन दलाल, ये आप देख पा रहे हेडिंग, वो संजय जैन दलाल, संजय जैन जिसके बारे में कहा जाता है कि जो फ़ोन कॉल में इंटरसेप्ट हुआ है या कॉल रिकॉर्ड में फंसा है या ऑडियो स्टिंग है, जो भी है, जो संजय जैन कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से बात कर रहा था, जिसमें कहा गया गजेंद्र शेखावत की आवाज़ है, विश्वंत सिंह की है, भंवरलाल शर्मा की है। संजय जैन से रिश्तों पर एक एक्सप्रेस की रिपोर्ट है दीप मुखर्जी की, जिसमें संजय जैन से एक स्टोरी, इस पर मैंने परसों भी बताई थी, एक्सप्रेस में छपी थी, जिसमें इस खबर में 4 साल पहले अशोक परनामी जो पहले प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनके बेटे उदय परनामी के साथ संजय जैन ने एक पार्टनरशिप में कंपनी बनाई थी, जो कंपनी अभी भी है। संजय जैन की कंपनी का नाम कुबेर प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो 2016 में बनी। एक्सप्रेस में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के कागज एक्सप्रेस ने देखे हैं, जिसके मुताबिक संजय जैन और उदय परनामी इस फर्म में पार्टनर थे। उदय ने जनवरी 2017 में कंपनी छोड़ दी, लेकिन उदय ने संजय जैन की पत्नी विनीता को डेजिग्नेटेड पार्टनर नियुक्त किया। उदय से बातचीत भी की है एक्सप्रेस में, जिसमें उन्होंने कहा कारोबारी रिश्ते थे, लेकिन उनके पिता अशोक परनामी जो 2008 से 18 तक एमएलए थे, जयपुर के मेयर रहे 2008 में, वसुंधरा के करीबी माने जाते हैं। 2018 में स्टेट बीजेपी चीफ से उन्हें हटना पड़ा। ये सारी कहानी है, माफ़ करिए इस बीच उमस बढ़ती जा रही है। तो ये एक्सप्रेस की खबर है। उसके बाद थोड़ा आज मैंने विलंब से शुरू किया, इसलिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। नवभारत टाइम्स की खबर मैं बता चुका। उसके बाद इसी में पहले पन्ने की खबर है, गहलोत बोले पायलट धोखेबाज और नकारा, मुंबई के कॉर्पोरेट फंड कर रहे हैं पायलट को फंडिंग। ये सारी जानकारियां हैं। भारत में कोरोना मरीज बढ़ने की रफ्तार दुनिया में, ये तो मैं बता चुका आपको। उसके बाद भास्कर हो गया। तो अखबार कई हैं, लेकिन थोड़ा वक्त कम है, चूँकि टाइम्स ऑफ इंडिया में भी यही खबर है, दिल्ली को लेकर है कि दिल्ली में फ्रेश केसेज फर्स्ट टाइम 49 दिन में कम होने शुरू हुए। दिल्ली के लिए अच्छी खबर है।
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वाली खबर है, निकम्मा नाकारा वाली खबर है। तो आज दोस्तों थोड़ा वक्त कम है और मुझे मैंने देर से शुरू किया ये वीडियो बनाना, इसलिए मैं थोड़ा छोटा वीडियो रखता हूँ। कल से मैं फिर थोड़ा कोशिश करूँगा कि बेहतर करूँ। इसमें भी हिंदू में भी वो खबर है कि जो पैनल है, पैनल को एक्सपेंड करिए और उसमें 2 लोगों को शामिल करिए जिनकी बात मैंने कही। और यहाँ योगी सरकार के गर्दन फंसने की बात हो सकती है अगर ऐसे 2 लोग शामिल हुए। एक चीज़ है हिंदू में अंदर, ये आपको पता होगा कि राहुल गांधी लगातार बयान देते रहे हैं, हाल में मोदी को डायरेक्ट निशाने पर लेते रहे। उनको लेकर एक हेडलाइन है जिसमें पीएम्स फेक स्ट्रॉन्गमैन इमेज नाउ इंडिया बिगेस्ट वीकनेस। ये राहुल गांधी ने कहा है कल के वीडियो में, जिसका जवाब दिया है जेपी नड्डा ने कि ये जो डायनेस्टी है, ये जो वंश है, ये भारत को 1962 से ही कमज़ोर कर रहा है, भारत की छवि खराब कर रहा है, ऐसा करके जेपी नड्डा का। इसमें एक दिलचस्प हेडलाइन टेलीग्राफ ने भी लगाई है, द टेलीग्राफ। अगर मेरे पास वक्त रहा तो मैं कोशिश करूंगा ग्राफिकली वो दिखा सकूं, हालांकि आज थोड़ी देर से मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की। तो दोस्तों आज का ये वीडियो छोटा होगा, कुछ खबरें छूट रही है। हम कल से मैं थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करूंगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कोई खबर अगर छूट रही है और उसके बाद मुलाकात होगी और विकास दुबे के मामले पर और बाकी कुछ लोगों से बात करके मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा। फ़िलहाल आपसे इस वीडियो में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचे। अजीत अंजुम के नाम से यूट्यूब चैनल है जो कई बार कह चुका। आज मैं माफ़ी चाहता हूं, वक्त कम मिला, मैंने देर से शुरू किया, इसलिए बहुत सारी खबरें भी छूटी और जैसे मैं करना चाहता था वैसे आज शायद मेरी एंड से कमी रह गई। मैं आज संतुष्ट नहीं हूँ। फिर भी आप सबको नमस्कार।